हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 जहां पे हमें स्टार्ट करना है चेन, ब्रांचेस एंड रिंग से। ठीक है, चेन क्या होता है? जहां पे कार्बन कार्बन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होते हैं, दैट इज द चेन। ब्रांच क्या होते हैं कि उसी चेन में ना एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, जैसे एक ट्री होता है तो उसमें ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ पे फर्स्ट कार्बन इज अटैच विद द लास्ट कार्बन, तो वो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ in the earlier section we mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane। अब तक हमने ये पढ़ा हुआ है CH4, C2H6, इसका स्ट्रक्चर भी हमने बनाया था। Containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms, such chain of the carbon atom can contain many more carbon atoms and the name of the structure of 6 these are given in table 4.2। तो जैसे अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं मिथ, ठीक है। 2 कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं एथ। 3 कार्बन होगा तो उसके लिए हम प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन होगा तो हेक्स। 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, ठीक है। ऐसे ही 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो नॉन एंड 10 कार्बन होगा तो डेक। ओके, अब देखो ये जो मैंने बताया है और जो आपकी बुक में लिखा है उसमें हल्का सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि मैंने तो आपको बोला था कि मिथ बोलते एक कार्बन को, बट यहाँ पे तो मिथ एन लिखा है, ठीक है। तो देखो ये इतना तो ठीक है, बट ये एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को। हो सकता है जैसे कि यहाँ पे देखो एन लिखा है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे इथ इन भी लिखा जा सकता था, बट इथ जो है वो तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इथ मतलब 2 कार्बन और वो 2 कार्बन फिक्स होंगे। एन, इन, आइन हमें बताते हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है? सो मिथेन यानी कि CH4, तो कार्बन के साथ सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच है, दिस इज दी मिथेन। फिर इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। जनरल फॉर्मूला देखो एल्केन का CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जितने भी कार्बन होंगे उस हिसाब से हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6, और इसको हम इस तरीके से ओपन करके बना लेंगे। उसके बाद आता है प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नाउ बट let us take another look at the butane. If we make the carbon skeleton with the 4 carbon atom, we see that 2 different possible skeletons are। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं एक ही कंपाउंड के, ठीक है। 4 कार्बन दिए हमारे पास, 4 मीन्स ब्यूट, तो एक तो ये हो सकता है कि हम उसका बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन बना दें, ठीक है। पहला तरीका ये है कि हम क्या कर देंगे, उसका पूरा एक 4 का स्ट्रेट चेन बना देंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन से ही 2 कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है। देखो ये वाला, अगर हमने इसको कंसीडर किया तो ये एज अ ब्रांच काम करेगा, ठीक है। ये किसकी तरह काम करेगा? ये एज अ ब्रांच काम करेगा। नाउ फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन गिवन अस। सबसे पहले सारे कार्बन कार्बन को जोड़ दो, उसके बाद हाइड्रोजन को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, लाइक दिस। सबसे पहले कार्बन कार्बन जोड़ा था, फिर बाद में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को अटैच करा देते हैं जितने हाइड्रोजन गिवन होते हैं। अपनी मर्जी से हाइड्रोजन नहीं लगाना है, फॉर्मूला लिखवाया था ना अभी, CnH2n+2। मतलब अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं तो 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 × 4+2, यानी कि 10 ही हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हाइड्रोजन का हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगर हाइड्रोजन कम पड़ते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट नहीं कर पाता है, तो वहां उस केस में हम डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। नाउ we see that both these structures have the same formula C4H10. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers.
क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। अभी हमने देखा था ना C4H10 का 2 स्ट्रक्चर बन रहे थे, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड द ब्रांच कार्बन चेन सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो रिंग की बात करें, ब्रांच हो गया, अब रिंग की बात करें, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हैज द फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन का क्या फॉर्मूला है? C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज दिस। देखो अब देखो हमें पता है कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एक हेक्सेन स्ट्रक्चर बनेगा। अगर 5 कार्बन होता तो पेंटेन की तरह स्ट्रक्चर बनता, ठीक है। 4 अगर कार्बन होता तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की तरह उसका स्ट्रक्चर बनता, ठीक। तो हमने 6 कार्बन का इस तरीके से हेक्सेन की तरह स्ट्रक्चर बना दिया। अब सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि एक कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ। सो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर एक कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन दे दो ताकि उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर? कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? Straight chain, branch chain and a cyclic carbon compounds all may be saturated or unsaturated. For example, benzene. Yes. अब देखो पूरे आपके क्लास 10th की ऑर्गेनिक में यहाँ पे हमें इस तरीके का एरोमेटिक रिंग एक ही देखने के लिए मिला है। इसको हम बेसिकली बता देती हूँ क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। और इसका नाम क्या है? बेंजीन है इसका नाम। इसका स्ट्रक्चर आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सिंपली हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेंजीन का स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मूला इज C6H6. All these carbon compounds which containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. ऐसे compounds जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उस टाइप के कंपाउंड्स को? हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अमंग दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम एल्केन्स कहते हैं। जिनके पास डबल बॉन्ड होता है उनको हम एल्कीन्स कहते हैं। जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम एल्काइंस कहते हैं, ठीक है। यही सब लिखा है, एंड दोस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड एल्काइंस। नाउ विल यू बी माय फ्रेंड, ठीक है। विल यू बी माय फ्रेंड क्या कह रहे हैं? कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन कैसा होता है? बहुत ऐसे हर किसी से दोस्ती कर लेता है ना, बहुत जॉली नेचर का है, ठीक है। तो ये कह रहा है दूसरे एलिमेंट से कि विल यू बी माई फ्रेंड। देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कार्बन से दोस्ती करते हैं। So far we have looking at the compound containing carbon and hydrogen only, but carbon also form bond with the other elements. अभी तक देखो हमने क्या देखा कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बट हाइड्रोजन के अलावा भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन अपनी बॉन्डिंग करता है, ठीक है। वो अदर एलिमेंट्स के साथ भी फ्रेंडशिप करेगा, राइट। जैसे कि हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. In an hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that their valencies of the carbon remain satisfied. तो देखो ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसने 4 बॉन्ड बना लिए। अब जरूरी नहीं है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए, ये इन एलिमेंट्स के साथ, इन स्पीशीज के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, इसकी जगह क्या जोड़ दो? क्लोरीन जोड़ दो, तो ये बना सकता है बॉन्ड। यहाँ पे क्या कर दो? नाइट्रोजन जोड़ दो, बना सकता है बॉन्ड। यहाँ पे ब्रोमीन कर दो, बना सकता है बॉन्ड। यहाँ पे OH कर दो तो ये भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही हो कार्बन के पास, हाँ, लेकिन उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाना ही चाहिए।
इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेट्रोएटम। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम हेट्रोएटम कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। These heteroatoms are also present in some group in given table 4.3. These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compounds regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional group. इनको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो अगर किसी के साथ लग जाता है तो उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी बदलता है, उसके पूरा हुलिया बदल देता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा, उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा। ठीक है, उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर सकता है, इवन बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जाके उसके साथ अटैच हो रहा है। ओके, नाउ some important functional group are given in the table 4.3. Free valency or valencies of the group are shown by the single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला हेलोजेंस, सबसे पहला क्या है, हेलोजेंस। हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। अब हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, बट जनरली क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज अ हेलोजन काम करता है। ठीक है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से उसको ज़्यादातर हम यूज नहीं करते हैं। नाउ इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हेलो। इसको कैसे बोलते हैं हम, हेलो। ठीक है, जब भी इसका नाम आएगा, हेलो का मतलब है कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से हम इसको बुलाते हैं और इसको हमेशा पहले बुलाते हैं। जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहले हम इन हेलोजेंस का नाम लिखना पसंद करते हैं, बाद में कभी नहीं लिखते। ठीक है, नाउ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, लाइक दिस। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एज अ कंपाउंड है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन एज अ हेट्रोएटम। तो एल्कोहल है, एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होता है OH। कहीं पे भी OH लिखा दिख जाए मतलब समझ जाना कि तो एल्कोहल है ना। एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन है CHO। कीटोन का रिप्रेजेंटेशन होता है C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है COOH। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन, COOH। क्लियर। नाउ होमोलोगस सीरीज, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है होमोलोगस सीरीज। एक ऐसी सीरीज, ठीक है, एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रॉपर्टीज जो होती है कंपाउंड की वो एकदम सेम होती है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास होता है, सबके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। ओके, नाउ you have seen that carbon atom can be linked together to form a chain of varying length। ये तो हमें पता है कि कार्बन कितने भी कार्बन से जुड़ के एक बहुत बड़ी सी चेन बना सकता है। These chain can be branched also, yes, branch chain भी हो सकता है, वो रिंग स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकता है। In addition, hydrogen atom or other atom on these carbon chain can be replaced by any of the functional group that we saw above। yes, हाइड्रोजन को हटा के, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हटा के ये फंक्शनल ग्रुप उनके साथ अटैच हो सकते हैं। यस, अटैच हो सकते हैं, जैसा भी हमने ऊपर देखा था, राइट। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं regardless of the length of the carbon chain। for example, the chemical property of CH3OH। अब देखो OH आ गया, मतलब ये क्या है, OH आ गया मतलब ये क्या बनेगा, ये तो एल्कोहल हो गया, है ना। यहाँ पे सारे के सारे एल्कोहल है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, एल्कोहल है। अब देखो कार्बन से हमको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्स्ट वाले में 1 कार्बन है, सेकंड वाले में 2 कार्बन है, थर्ड में 3, फिर 4। तो ये सारे के सारे में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, बट हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि सारे के सारे एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि इसमें OH ग्रुप अटैच है। तो इनकी प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप इनकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। all are very similar, hence such a series of the compounds in which the same functional group substitutes for the hydrogen in a carbon chain is called homologous series। तो जिसमें एक ही जैसे substituents present हो।
अगर फर्स्ट कार्बन के साथ एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके सारे मेंबर्स के पास एल्कोहल ग्रुप ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर फर्स्ट मेंबर के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके सारे मेंबर्स के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप ही प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नाउ let us look at the homologous series that we saw earlier in the table 4.2. if we look at the formula of successive compound says, देखो हमने ऊपर भी देखा था इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो उन सबके बीच में ना कितने कितने का गैप आ रहा था, CH2 का गैप आ रहा था। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप ऊपर जाके वापस से उसको देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? नाउ जैसे यहाँ पे CH4 C2H6, इसमें CH2 का गैप है, ध्यान से देख लो। C2H6 C3H8, इसमें भी CH2 का गैप है। ठीक है, डिफर बाय CH2 यूनिट, डिफर बाय CH2 यूनिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो उसमें भी CH2 का ही डिफरेंस होगा। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस, तो मॉलिक्यूलर मासेस कितना हो जाएगा, देखो CH2 कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2, 14 AMU का डिफरेंस है। कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस है, 14 AMU का डिफरेंस है। क्लियर, डन है इतना? नाउ एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12U एंड द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज दिस, तो वो कैलकुलेट करना हमको बता रहे हैं। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्कीन, अब ऐसे ही हम एल्कीन का होमोलोगस सीरीज ले सकते हैं, बट ये याद रखना कि एल्केन जो ग्रुप था उसमें कार्बन 1 से स्टार्ट होती है ये सीरीज, बट जब भी हम एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन का इस्तेमाल होना चाहिए, यस और नो। तो इनकी सीरीज मिथ से शुरू ना होके इथ से शुरू होती है, इथीन से शुरू होती है, इथाइन से शुरू होती है। तो कभी भी एक पहला कार्बन बना के मत लिख देना मिथीन या फिर मिथाइन, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये नहीं होगा। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज इथीन, देखो इन्होंने भी कहा है, मिथीन नहीं लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, इथीन लिखा है, which we have already come across the section 4.2.1. what is the formula for ethene, क्या होगा फॉर्मूला इथीन का, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू इथेन। The succeeding members have the formula C3H6, C4H8 and C5H10, ये इथीन का फॉर्मूला है। Do these also differ by CH2, तो हाँ इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, इसमें भी हमें CH2 का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। नाउ ओके, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड्स, तो वही रिलेशन है ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन इज दिस, यस सबका जनरल फॉर्मूला लिख लो। देखो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन का होता है CnH2n, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे इनके जन, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं। ओके, इनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास गिवन एल्केन है या फिर एल्कीन है या फिर एल्काइन है। ओके, नाउ कैन बी रिटन एज दिस वेयर n इज इक्वल टू 2 3 4। n बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस, तो देखो जनरेट कर दिया है, ठीक। एज molecular mass increase in homologous series, a gradation in physical property is seen। जैसे जैसे इनका molecular mass increase होता है, इनके physical property में क्या होता है, gradation। This is because the melting and the boiling point increase with increasing the molecular mass, ये तो बताया था
कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से होता है ये। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज ऑल शोन अ सिमिलर ग्रेडेशन। यस, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें ना तो वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके पीछे का रीजन है पोलैरिटी। वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर नेचर पोलर में डिसॉल्व नहीं करते, ठीक है। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज which are determined slowly by the functional group remain similar in the homologous series। तो एक का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा अल्टीमेटली सबका वही सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेगा। नाउ एक्टिविटी 4.2, क्या है ये एक्टिविटी? कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दिस। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मासेस CH3OH, C2H5OH, C2H5OHN। अच्छा, इनके बीच में सिंपल है ना, देखो क्या दिख रहा है हमको, एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है इनके बीच में। यहाँ पे भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सो इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज 3? यस, देयर इज सिमिलैरिटी, इनके बीच में हमें सिमिलैरिटी दिख रही है। अरेंज दीज एल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली। तो क्या बन जाएगा? पहले बनेगा CH3OH, फिर C2H5OH, फिर C3H7OH एंड देन C4H9OH। Can we call this family a homologous series? Yes, we can call this family as a homologous series. Generate a homologous series of the compounds containing up to the 4 carbon of the other functional group given in table 4.3। तो दूसरे हम सीरीज को जनरेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है, करके देखें। मान लो हम किसका करें? एल्डिहाइड का करते हैं, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड OH, पहला ये बन गया, दूसरा बनेगा CH3COH, ठीक है। तीसरा बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, चौथा बनेगा CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बन गया, ये बन गया हमारा होमोलोगस सीरीज दूसरे फंक्शनल ग्रुप का। ऐसे ही आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बना सकते हो, आप कीटोनिक ग्रुप के साथ बना सकते हो, ठीक। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। सो नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? मतलब है नामकरण। जैसे आपका नाम रखा गया था बचपन में, है ना, ऐसे ही कार्बन का ऑलरेडी नाम रख दिया था, क्योंकि कार्बन अब तो बहुत बड़ा हो गया ना। सो कार्बन का नाम भी पहले रख दिया था, उसके नॉमेनक्लेचर पहले हो चुके थे, बस हमको रूल्स पढ़ पढ़ के उनके नाम को बनाना है, ठीक है। सारे रूल्स पता होंगे आपको, आई होप, अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो, ठीक है। 2 लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर को खत्म किया था। अभी क्योंकि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बट क्लास में मैंने आप सबको प्रैक्टिस कराई थी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ओके। 3rd 4th लेक्चर है हमारा, आई थिंक, नॉमेनक्लेचर का। सो nomenclature of a carbon compound. The name of the compound in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix. एक होता है prefix और एक होता है suffix. Prefix मतलब होता है पहले, suffix मतलब होता है बाद में। अब देखो, हम किसी का भी नेम लिखते हैं तो क्या लगाते हैं नाम से पहले? मिस्टर, मिसेज या फिर मिस, ये 3 नाम लगाते हैं, मिस्टर, मिसेज या फिर मिस। फिर उसके बाद उसका नाम लिखेंगे और उसके नाम लिखने के बाद उसका सरनेम लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा नाम लिखें, ठीक है, तो मेरा नाम कैसे लिखेंगे? मिस निकी पंडित, ठीक है। तो मिस क्या हो गया यहाँ पे? प्रीफिक्स हो गया, और जो निकी है वो क्या बन जाएगा? रूट नेम बन जाएगा, ठीक है, रूट नेम। और जो पंडित आ गया वो क्या बन जाएगा? सफिक्स बन जाएगा। तो ऐसे ही प्रॉपर किसी का नाम होता है। तो यहाँ पे भी हमें कार्बन का नाम कुछ ऐसे लिखना है, बड़ी इज्जत से उसका नाम लिखना है, प्रीफिक्स भी लगाना है और सफिक्स भी लगाना है। हो सकता है कि किसी किसी का प्रीफिक्स ना हो सकता है कि किसी किसी का सफिक्स ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं अपना नाम बिना सरनेम के लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना नाम बिना सरनेम के लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा?
मिस मिस्टर जो भी है वो उसका नाम, दैट्स इट। कुछ लोग होते हैं जिनको ये मिस्टर मिसेस कोई कुछ लगाता नहीं, जल्दी जल्दी में अपना पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हटा दो, रूट नेम तो बचेगा ना। देखो रूट नेम तो होएगा ही, नाम तो हमेशा होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स रहेंगे, नाम कहाँ जाएगा, नाम तो कभी नहीं हट सकता, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स हट सकते, हो सकता है कि कोई सिर्फ अपना नाम ऐसे ही बोल दे, मैं बोल दूं निक्की, ना मैंने प्रीफिक्स लगाया ना मैंने सफिक्स लगाया, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। बट अगर आप कभी रूट नेम को ही गायब कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये बिल्कुल मत करना, ठीक। चलिए, तो आई होप कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आया होगा कि ये क्या होते हैं। Phrase after indicating the nature of the functional group. For example, the name of the alcohol taken in activity 4.2 are methanol, ethanol, propanol and butanol. Okay. ठीक है, तो इस तरीके से नाम होगा मीथेनोल, एक कार्बन है उसके साथ अगर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है दैट विल बिकम मीथेनोल, दो कार्बन है तो इथेनोल, तीन कार्बन तो प्रोपेनोल, चार कार्बन है तो ब्यूटेनोल। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। अब जरा ये मेथड को जान लेते हैं कि ये मेथड क्या कह रहे हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड, अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें चेक करो कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। एक्चुअल में हमारा रूट नेम क्या है, ठीक है, एक्चुअल में हमारा रूट नेम क्या है, पहले ये चेक करो। In case of functional group is present, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or a suffix. फिर चेक करो कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चीजें आती हैं, हेलोजेंस भी आ सकते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, और यहाँ पे ये जो 4 हमने फंक्शनल ग्रुप ऊपर देखे थे वो भी आ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनका भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है। फिर ये चेक करने के बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसको प्रीफिक्स में मेंशन करेंगे कि सफिक्स में मेंशन करेंगे। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, if the name of the functional group is to be given as a suffix and the suffix of the functional group begin with the vowel a, e, i, o, u, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final e and adding the appropriate suffix. फॉर एग्जाम्पल देखो ये लाइन आई होप कि आपको समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं, मैंने कहीं लिखा ब्यूट और एन, ऐसे लिखते हैं ब्यूटेन, बट मुझे पता चला कि अरे इसमें तो OH ग्रुप ऐड था, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो मैं क्या करूंगी, ओल लगा दूंगी, और ऐसा करते ही इस बेचारे का नाम हो जाएगा गलत। जब भी हमें दिखे कि इसके पास एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्कोहल, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे ब्यूट, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन की जगह हम एन तो लिखेंगे बट AN लिखेंगे, एन का ई हट जाएगा, आइन का ई हट जाएगा, इन का ई हट जाएगा, ठीक है, और अब हम लिख देंगे ओल। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ब्यूटेनोल, ठीक है, ये क्या बन गया, ब्यूटेनोल। For example, a 3-carbon chain with a ketone group would be named in the following manner. तो देखो यहाँ पे वही चीज आपको सिखाई गई है, प्रोपेन था पहले, ठीक है, पहले क्या था यहाँ पे प्रोपेन था, इसमें से ई हटा दो तो प्रोपेन, ई हट गया, ओन आ गया, तो ये बन गया हमारा प्रोपेनोन, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेनोन बन गया। इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, if the carbon chain is unsaturated then the final n in the name of the carbon chain is substituted by the ene। मतलब अगर unsaturated है तो या तो इन आ जाएगा या तो आइन आ जाएगा, as given in the table this। For example, the 3-carbon chain with a double bond would be propene। अब यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपीन। क्लियर, क्या बन जाएगा ये, प्रोपीन। And if it has a triple bond it would be called propyne, ठीक है। Now nomenclature of the organic compound, चलो अब यहाँ पे देखो कुछ हमें nomenclature दे रखे हैं, चलिए दिख रहा है। सबसे पहला है हेलो एल्केन, तो हेलोजन इज ऑलवेज रिटन इन प्रीफिक्स, इसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स, यानी कि पहले लिखते हैं, तो प्रीफिक्स क्लोरो एंड ब्रोमो, तो ये दे रखा है,
तो सबसे जिस चीज को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखा। फिर रूट नेम होता है, रूट नेम का मतलब कितने नंबर की चेन है हमारे पास, 1 2 3, 3 नंबर की कार्बन चेन है, तो 3 के लिए हम लगाते हैं प्रोप, तो हमने लिख दिया क्लोरो के बाद प्रोप। अब चेक करो कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। हमने कहा कि भाई कोई सा भी बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा दो, एन लगा दो, दैट्स इट। क्या लगा दो यहाँ पे, एन लगा दो, बस बन गया क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया इसका नॉमेनक्लेचर, क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही ब्रोमीन अटैच कर दिया, सो इट विल बिकम ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमीन अटैच करती क्या बन जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन बन गया ये। अब दूसरा हेलोजन ग्रुप हट गया, अब आ गया है हमारा फंक्शनल ग्रुप। जो एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा सफिक्स में लगते हैं, यानी कि हमेशा इनको बाद में लिखा जाएगा। ओल, एल्कोहल का क्या होता है, ओल साउंड आता है, ओल। अगर मैं बोलूं कि फिनोल, ओल मतलब उसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। मैं बोलूं कि ब्यूटेनोल मतलब उसके पास एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बन गया OH ग्रुप। अब इसको हम पहले नहीं लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एन का ई हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH का ओल। सो दिस विल बिकम प्रोपेनोल। क्या बन गया ये बन गया हमारा प्रोपेनोल। नाउ नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। एल्कोहल का ओल था, इसका क्या है, अल है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन और एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे। अच्छा, कभी आप सोचो कि ये तो फंक्शनल ग्रुप पूरा है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे एज अ कार्बन, यहाँ से काउंट करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप है तो भी उस कार्बन को हमें फर्स्ट कार्बन कंसीडर करना पड़ेगा, उस कार्बन को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कीटोन। नेक्स्ट इज कीटोन। ठीक, नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। ठीक है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। सो 1 2 3, 3 कार्बन है तो हमने लगा दिया प्रोपेन नोन, इसके लिए क्या लगा दिया हमने, ओन लगा दिया, सो इट विल बिकम प्रोपेनोन। एंड फिफ्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओइक एसिड, तो नंबर ऑफ कार्बन और उसके आगे क्या लगा दो, सिर्फ और सिर्फ ओइक एसिड लगा दो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दो, ओइक एसिड लगा दो। सो 1 2 3, तो ये बन गया प्रोपेन ओइक एसिड। 4 होता तो ब्यूटेन नोइक एसिड। ठीक, इसके बाद आता है एल्कीन्स और एल्काइंस, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनको भी बाद में लिखा जाता है, ये भी एज अ सफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एल्कीन्स के सफिक्स होते हैं ईन, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, इसमें एक डबल बॉन्ड दिख गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस विल बिकम प्रोपीन। क्या बन जाएगा ये, प्रोपीन बन जाएगा। इसके बाद है एल्काइंस। एल्काइंस के लिए क्या होता है, आइन, और ये बन जाएगा हमारा प्रोप आइन। ये क्या बन जाएगा, प्रोप आइन। ठीक है, क्या बन गया ये यहाँ पे, प्रोप आइन। ओके, अब देखो ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो in this section we will studying about the some of the chemical properties of the carbon compound, since most of the fuel we use are either carbon or its compound। मतलब ज़्यादातर हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, डीजल पेट्रोल, they all are based on carbon।
ठीक है। वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन, सबसे पहले हम कंबशन पढ़ेंगे। पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे कंबशन क्या होता है, बर्निंग सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज कंबशन, राइट। और कंबशन होते ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट मिलता है। यस और नो, यस और नो, बस वही है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन डिट्टो वही है। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म burns in oxygen to give carbon dioxide along with release of heat and light. कार्बन डाइऑक्साइड देता है हमको, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है। मोस्ट carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning, and these are oxidation reaction that you learn about in this first chapter. कंबशन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंबशन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बिकॉज इसमें भी तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई कंबशन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। फिर यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल प्लस वाटर गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। बैलेंस द लेटर टू रिएक्शन लाइक यू लर्न इन चैप्टर 1। तो आपको बस अब उसके बाद क्या कर देना है, इसको बैलेंस कर देना है। नाउ एक्टिविटी 4.3, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस, ठीक है। टेक सम कार्बन कंपाउंड जैसे कि नैफ्थलीन, कैम्फर, एल्कोहल, वन बाय वन ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम, इनको बर्न करना शुरू कर दो। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस। देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्मोकी फ्लेम देते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बर्न तो होते हैं बट वो स्मोक प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, ठीक। Place a metal plate above the flame. Is there a deposition on the plate in case of any of the compounds? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक। Now saturated hydrocarbon will generally give a clean flame. ये आपको पॉइंट्स बना के लिखने, बट अभी आप रीड कर रहे हो, ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स में आपको लिखवाया है क्लास में, ठीक। सो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्लीन फ्लेम नहीं देते, वो येलो कलर का फ्लेम देते हैं, सूटी ब्लैक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद अ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक. This results in the sooty deposit on the metal plate in activity 4.3. However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon, giving a sooty flame. The gas kerosene stove used at the home has inlets for the air so that sufficient oxygen rich. देखो क्या कह रहे हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अच्छा फ्लेम देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्लैक फ्लेम देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं, ठीक है, सूटी ब्लैक फ्लेम। बट कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ब्लैक सूटी फ्लेम दे देता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे हमारे घर में जो हम बर्नर यूज करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आग जलती है तो उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, क्या होता है उन होल्स को क्लीन करना होता है। अगर हमने उस होल्स को क्लीन नहीं किया, बर्न तो हो रहा है, हमने इसके ऊपर कोई भी बर्तन चढ़ाया, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो जो बर्तन है वो काला काला सा हो गया, वो ब्लैक हो गया। क्यों ब्लैक हो गया? क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है वहां पे, तो सूटी फ्लेम बनेगा। क्लियर? तो हमेशा उसको क्लीन रखना है ताकि ऑक्सीजन जो है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिले, कम ऑक्सीजन ना मिले उसको। मिक्सचर इज बोर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। इतना ही है, वेट, ओके ठीक है, एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे अभी, वेट। मिक्सचर इज बोर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकन, इट मीन्स दैट एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। ठीक है, ये बताया था कि अगर ब्लैक हो रहे हैं बर्तन, दैट मीन्स जो भी हमारा बर्नर है उसके जो होल्स है वो प्रॉपरली ओपन नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। As the fuel is getting wasted, fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxide of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment. ठीक, कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जिनका हम कंबशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जो कि एनवायरमेंट को पल्यूट करने का काम करते हैं। ओके, नाउ ये एक एक्टिविटी रह गई है हमारी।
Activity 4.4. Light a Bunsen burner and adjust the air hole in the base to get different type of flames present of a smoke. When do you get a yellow sooty flame and when do you get a blue flame? तो blue flame मिलता है हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एंड ये मिलता है हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्लियर? नाउ Why do substance burn with or without flame? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिना फ्लेम के ही बर्न हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं कि बर्न नहीं हो रहे, वो बर्न हो रहे हैं बट वो ऐसा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहे. क्यों भाई? Have you ever observed either a coal or a wood fire? If not, then next time you get a chance. ठीक है, वैसे तो देखा ही होगा. ठीक है, Take a close note of what happened when the wood or a coal starts burns. तो क्या होता है? बेसिकली वो इतना ज़्यादा फ्लेम नहीं करते. वुड भी जो होता है वो स्टार्टिंग में फ्लेम दिखाता है, फिर वो बेचारा शांत होकर आराम से जलता रहता है ना? पता नहीं किससे जलता है. Now, you have seen above that a candle or a LPG in the gas stove burns with the flame. जबकि जो हमारे घरों में जो गैस स्टोव है, जो बर्नर है, वो सारे के सारे फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. इवन जब हम पेपर को भी बर्न करते हैं तो वो फ्लेम के साथ बर्न होता है. Yes or no? However, you will observe the coal charcoal in an अंगीठी sometimes just glow red and give out the heat without flame. But जो अंगीठी है, ठीक है, वो burn होती है but वो flame के साथ burn नहीं होती. This is because flame is the only produced when a gaseous substance burn. ये बता रहे हैं कि flame तभी produce होगा जब gaseous substance burn होगा. ठीक है, उसके अंदर ना एक volatile, एक non volatile substance present होता है. Volatile का मतलब जो ऐसे बिल्कुल ऐसे उड़ के क्या होते हैं, बर्न होते हैं. जैसे पेपर में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं. तो जब इजीली वेपराइज हो जाएंगे तो फ्लेम मिलेगा, जब इजीली वेपराइज नहीं होंगे तो फ्लेम हमें नहीं मिलेगा. When wood or charcoal is ignite, the volatile substance present vaporize and burn with a flame in the beginning. तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जितने भी volatile substance होते हैं वो बिल्कुल ऐसे उड़ के बर्न होते हैं, तो हमें फ्लेम दिखता है. A luminous flame is seen when atoms of the gaseous substance are heated and start to glow. The color produced by each element is a characteristic property of that elements. जब बर्न करते हैं तो कुछ अलग से हमें फ्लेम नजर आता है, हमें उसके कलर नजर आते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बर्न कर रहे हैं. Try and heat a copper wire in the flame of the gas stove and observe its color. You have seen that incomplete combustion gives soot, which is carbon. On this basis, what will you attribute the yellow color of the candle flame to? तो देखो, कैंडल फ्लेम की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी सारे जोन्स होते हैं, मिडल जोन, लोअर जोन, ठीक है, एंड टॉप मोस्ट जोन. तो जो टॉप मोस्ट जोन होता है उसमें वो एक हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला जोन होता है वो बिल्कुल उसमें हीट नहीं होती क्योंकि उसमें उतना कार्बन ही नहीं पहुंच पाता है, तो वो सूटी ब्लैक फ्लेम बना के देता है. तो हर एक फ्लेम का अपना अलग अलग मतलब होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. तो देखो ये कोल एंड पेट्रोलियम की कहानी ना आपने बहुत पहले से सुनी होगी, बचपन से, क्लास 8th में, क्लास 6th 7th में आई थिंक, पर 8th में तो है. आपने ये सुना होगा कि बहुत साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़मीन में ऐसे धंस गए थे, बरिड हो गए थे. फिर टाइम बीतता गया, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड कार्बनाइजेशन हुआ और जिससे वो कोल एंड पेट्रोलियम यानी कि फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी हमको बताई जाती है. सो कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द बायोमास व्हिच हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस. Coal is the remain of trees, ferns and the other plants that live millions years ago. तो कोल क्या है, इन सब का पार्ट है जो आज से बहुत सारे मिलियंस ईयर्स अगो पहले रहा करते थे, बट अब वो नहीं है. These were crushed into the earth, perhaps by the earthquake or the volcanic eruption. इन दोनों में से कुछ हुआ होगा. They were pressed down by the layers of the earth and rock. They slowly decayed into coal. Oil and gases are the remaining millions of tiny plants and animals that live in the sea. ठीक है, जो यहाँ पे देखो,
ये तो कोल था, कोल प्लांट से मिलके बना हुआ है, एंड जो ऑयल है, ठीक है, जो पेट्रोल है वो एनिमल से मिलके बना हुआ है, सी एनिमल से. When they died, their body sank into the seabed and were covered with by silt. Bacteria attacked the dead remains, turning them into a soil and gaseous under the high pressure. They were begin subjected to. Meanwhile, the silt was slowly compressed into rock, and the oil and the gas seeped into the porous part of the rock and got trapped like water in the sponge. Can you guess why coal and petroleum are called fossil fuel? So देखो, कोल किससे मिलके बना है? बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. ठीक है, क्या हुआ था? जो प्लांट्स एंड जो प्लांट्स थे, सिर्फ प्लांट्स की बात करें, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, वो बरीड हो गए थे ड्यू टू अर्थक्वेक और वोल्केनोज. फिर उसके ऊपर लेयर बनती गई, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, एंड वो कोल में कन्वर्ट हो गए. पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की कहानी ये है कि जो एनिमल्स थे वो डेड हो गए, सी में नीचे नीचे डूब गए, उनके ऊपर एक रॉक की लेयर चढ़ गई, फिर वो जमते चले गए और वो एक पोरस स्ट्रक्चर बन गया उनका, जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज. तो स्पॉन्ज में जैसे हम पानी डुबाते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज में जब हम पानी करते हैं तो क्या होता है, स्पॉन्ज को हमने उठाया तो उसके अंदर पानी भरा होता है, तो ऐसे ही कुछ उस रॉक के अंदर ये पेट्रोलियम भरा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है. अब कह रहे हैं कि इनको हम फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलके बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, ऑक्सीडेशन से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक बार एनसीईआरटी को आपको खुद से भी रीड करना है. जहाँ पे भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. बाकी की बातें अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.